नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज। जहां तक हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 की, लगातार कई पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर चुकी हैं। कांग्रेस अपना दांव चल रही है, वहीं सपा ने भी विजय रथ यात्रा निकालकर अपना दावा ठोक दिया है। लेकिन बात अगर करें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की, तो बीजेपी पहले से ही सत्ता में और 4.5 साल का जो कार्यकाल है वो बताता है कि बीजेपी कैसे सबकी प्रिय पार्टी बन चुकी है। ऐसे ही एक लोकप्रिय जन नेता, एक ऐसे ही सबसे चहेते नेता कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सदस्य मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुरेंद्र मैथानी जी की। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आपका जो कार्यकाल है, जो आपका व्यक्तित्व है, सही मायनों में देखा जाए तो लोकप्रिय कर्णप्रिय नेता हैं आप, लोग आपको जनप्रिय नेता भी मानते हैं। कैसा लगता है जब लोगों से आपका जुड़ाव होता है? हाँ, ये मेरा सौभाग्य कह लीजिए कि मैं पिछले 30 वर्षों से लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के नाते लोगों के सुख दुख में शामिल होता रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि कभी पार्टी मुझको टिकट देगी और मैं विधायक हो जाऊँगा, लोग मुझे आशीर्वाद दे देंगे। मैं 9 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर में जनरल सेक्रेटरी रहा और 8 वर्ष तक लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा। और उसी अध्यक्षीय कालखंड में ही पार्टी ने मुझे निर्देशित किया कि जाइए जनता का आशीर्वाद लीजिए, और जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के विधायक बना दिया। मैथानी जी, जब हम बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में अगर विकास की बात करी जाए, विकास कार्यों की बात की जाए, तो अभी मेट्रो का एक तरह से देखा जाए तो ट्रायल हो चुका है। विकास के पथ पर कानपुर अग्रसर है, औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता रहा है। आपको नहीं लगता कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कानपुर में विकास के कार्यों में बाधा पैदा कर रही हैं? अब वो चाहे विपक्षी पार्टियां हों या फिर देखा जाए यहाँ की जो भी मानक हैं उनको तय करने वाली चीज़ें हों। आपको नहीं लगता कि अभी बहुत ज़रूरत है कानपुर को विकास के पथ पे आने की? हाँ, देखिए, वैसे तो विकास की कोई सीमा नहीं है। मैं इसी कानपुर में पला बड़ा हूँ, हम सब लोग इसी कानपुर में पले बड़े हैं, पूरा जीवन यहाँ गुजार दिया है। मैं तो जीवन के 42 वर्ष शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी में रह कर के अपने 4 भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ जीवन को व्यतीत किया है। यहाँ के कष्ट को और उस समय के बिल्कुल बेहाल पड़े कानपुर को भी देखा है, और आज के डेवलप्ड कानपुर को भी देख रहा हूँ। बीच की सरकारों में जो दुष्प्रभाव उनकी नीतियों के कारण से कानपुर में पड़े, उनको भी मैंने देखा है। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कानपुर, अगर हम प्रारंभ काल में कहें तो किसी समय ये मैनचेस्टर कहा जाता था, और मुझे कहने में संकोच नहीं कि लाल झंडा लगा करके और लोगों ने स्ट्राइक कर करके कानपुर के उद्योग को यहाँ से पलायन के लिए अपनी उस नीति के कारण पे मजबूर भी किया। और जो बचा खुचा उसको पिछली तमाम सरकारों ने, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की, और चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इन लोगों ने उद्योगों को यहाँ से समाप्त करने में अपनी जन विरोधी नीतियाँ, जिसके आधार पर पलायन मुख्य विषय बना। जब यहाँ पर लोगों के द्वारा, मतलब जो अपराधी हैं उनके द्वारा बड़ा अत्याचार किया गया, कहीं अपहरण को उद्योग बनाया गया तो कहीं वसूली की गई, कहीं खुलेआम गुंडाई की गई, चरम सीमा। मतलब एक सरकार लोगों की सेवा के लिए होनी चाहिए, और इन्होंने उसके ठीक विपरीत, अपना नैतिक कर्तव्य तो इनके पास कोई है ही नहीं, लेकिन उसके विपरीत इन्होंने लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, और कोई सुनने वाला नहीं। तमाम दंगे कानपुर में इसके उदाहरण हैं, तमाम उद्योगों का यहाँ से जाना उसका उदाहरण है, तमाम यहाँ से अपहरण होना इसका उदाहरण है, सरेआम सड़क पर चेन खिंच जाना इसका उदाहरण है। कानपुर में सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जिन पापों को हम लोग आज तक ढो रहे हैं, 11,000 करोड़ रुपए की योजना, जिसमें गहरी सीवर लाइन कानपुर में पड़नी थी, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में, जिसने कांग्रेस के साथ अभी लास्ट बार अपना गठबंधन भी किया था, इनके ठेकेदारों ने लाइन नीचे, क्वालिटी की तो बात छोड़ दीजिए, लाइन जहाँ जहाँ जगह जगह खोदा, पाइप डाला, ऐसे ही छोड़ दिया, कहीं कनेक्टिविटी नहीं की, और अपना पैसा लेकर के निकल गए। उस पर काफ़ी हमारी सरकार जब आई 2017 में, योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कार्रवाई करी। कई लोग जेल में हैं, कई पर अभी कार्रवाई चल रही है, उसमें से कई डेथ भी हो गई है लोगों की। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब हम लोगों ने उन पाइप लाइनों को चालू कराने का काम किया, यानी हमारी सरकार ने जब उसकी टेस्टिंग प्रारंभ की, तो जगह जगह सड़क फट करके फव्वारे के रूप में लोगों के लिए दहशत का वातावरण बनाया। ये इन लोगों ने जो पाप किया, उसको आज हम लोग इस बुरी तरह से भुगत रहे हैं कि वो पूरी की पूरी लाइनों को दोबारा खोद करके और बनवाने की आवश्यकता है, जिस योजना पर काम चल रहा है।
और ये बहुत बड़ी आवश्यकता कानपुर की है। इसी प्रकार से कानपुर में देखिए कि कभी भी आप सड़क नहीं बनी, भुगतान हो गया। मैं इस विधानसभा क्षेत्र में 15-15 वर्षों से सनेश्वर मंदिर की सड़क तमाम सरकारें रहीं और उनको इतनी भी उन दलों को शर्म नहीं आई कि वो अपनी सरकार में जिस सड़क को नहीं बना पाए, आज तक जनता को भुगतने के लिए छोड़ दिया, वो धरने पे बैठ गए। मैंने उनसे पूछा, अरे भाई तुम्हारी सरकार थी, तुम्हें ये सड़क को बना लेना चाहिए था, तुम्हारा इस धरने पर बैठने का औचित्य क्या है? लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि मैं लगातार जूझ करके काम करने वाले स्वभाव के अनुरूप मैंने उस पर 2 विभागों को पेच को निकालने में मुझे ज़रूर इसमें समय लगा, 8-9 महीने का समय लग गया, लेकिन सनेश्वर मंदिर की सड़क को बनाने में सफलता प्राप्त की है। बरसात के कारण से उसमें अभी नीचे गिट्टी डाल करके बेस तैयार कर दिया था, बरसात के कारण से रोका है, जो अभी इस तुरंत बाद अब उसको फाइनल टच देने का काम करके लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। एक पुल आप याद करिए कि सीओडी का एक पुल बना था जिस पर बार बार हम लोग विपक्ष में थे और चेताने की दृष्टि से, अवेयरनेस की दृष्टि से हम उसमें प्रत्येक वर्ष जन्मदिन मनाते थे उस पुल का और ईंट गारे का केक काटते थे कि हमारे तत्कालीन सांसद चेत जाएं और वो इस पुल को बनाएं। लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में होती है तो उसके भोग के लिए उस पर पूरा ध्यान केंद्रित होता है। वो लोग, ऐसा उदाहरण देश में केवल कांग्रेस के समय में देखने को मिल सकता है कि प्रधानमंत्री सीट पर बैठे हों और उनके कैबिनेट के मंत्री जेल में हों। जल, नभ और थल और हवा सब में घोटाला करके, कोयले का घोटाला, तमाम घोटाले करके जनता ने इनको जब नकारा है और हमारी सरकार आई, आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत के मान को पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है, जब वो सरकार में आए हैं तब हम लोगों ने उस पुल को पूर्ण करा के और अब जनता के लिए समर्पित किया है। एक पुल पर उन्होंने 3 बार सांसद बनने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को पुनः कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में 6 पुल बन करके लगभग 5 जिसमें बन गए, 3 पे काम चल रहा है, 3 पे काम चल रहा है, जो पिछले पेंडिंग थे उन पर काम चल रहा है। 2 नए पुल जिन पर काम प्रारंभ हो गया है, शिलान्यास के बाद बहुत तेज़ी से निर्माण हो रहा है। एक पुल जिस पर हाईवे पर 50,000 से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के नागरिक मजबूर होते थे हाईवे पर 1.5 किलोमीटर उल्टा चलने के लिए, जो अपने फैक्ट्री एरिया में जा रहे हैं, बच्चे अपने स्कूली रिक्शे से जा रहे हैं, जान का रिस्क, और एक पुल को बनाकर छोड़ दिया, केवल वो ठूंठ टाइप खड़ा कर दिया और उस पर काम भी नहीं किया। मैंने अधिकारियों को बुला करके कई राउंड, मैं तत्कालीन हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी थे, मैं दिल्ली गया, उनसे मैंने आग्रह किया, इंडियन ऑयल से और कानपुर के प्रशासन के बीच में मध्यस्थता करा करके उस पुल पर रीडिज़ाइन करा करके उसको मैंने लगभग कंप्लीट कराया है। जो अब पानी वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उस नाले के नीचे, लेकिन ये पानी जैसे थोड़ा कम हो रहा है, मुश्किल से 1 महीने का काम बचा है, उसको लोगों को समर्पित करने जा रहा हूँ। एक दादानगर का समानांतर पुल, एक तरफ आपने पुल बना दिया, दूसरी तरफ आपने रेलवे लाइन बना दी। क्या मतलब है ऐसे पुल का भाई? एक तरफ आप पुल पे चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जाम लगाए हुए, लाखों लोग उसमें पीड़ित हैं, एम्बुलेंसें फंस रही हैं, लोगों की जान जा रही है। मैं पहुंचा, माननीय योगी जी से मैंने सदन में याचिका पहले लगाई और याचिका के बाद मैंने माननीय योगी जी से बात करी। मैंने कहा या तो इस पुल को भी तोड़वा दीजिए, आप दोनों तरफ क्रॉसिंग बना दीजिए, और या आप दूसरा पुल बनाइए। और मैंने कहा मेरी राय है कि एक पुल बना हुआ है, दूसरा पुल बना दें यदि, तो लाखों लोग उससे प्रभावित होंगे। और कानपुर जो जाम के नाम पे कलंक कानपुर पर लगा हुआ है कि कानपुर जाम से भरा रहता है, मैं अपनी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को जाम मुक्त विधानसभा बनाने में इस पुल का बड़ा योगदान होगा। और इसका मैं संकल्पित होकर के मैंने योगी जी से राज्यांश को स्वीकृति दिलाई और उसके बाद केंद्रांश के लिए मैं भारत सरकार के पास गया और पीयूष गोयल जी तत्कालीन रेल मंत्री थे, उनसे मैंने उस पुल की स्वीकृति कराई। अब वो पुल भी शिलान्यास के करीब है, वो भी बड़ी तेज़ी से बनना प्रारंभ होगा। तो हमारे पास अपना विज़न होना चाहिए। मैंने तो देखा है कि बहुत अपार संभावनाएं हम सब लोगों के पास हैं। जब ऐसी सरकार जो सकारात्मक दिशा से लोगों को समर्पित हो, वो काम करना चाहे, यानी योगी जी काम करना चाहें, तो हम सब लोग उनके सैनिक के रूप में लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दिला सकते हैं। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में कहीं एक ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि जब कोरोना की पहली लहर आई और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत हो गया, वो सेवा लोगों की कर रहे हैं। तत्कालीन टीम 11 के साथ लगातार बैठना और प्रदेश के 24 करोड़
लोगों के जानों की चिंता करना और अपने पिता के अंतिम दर्शन को ना कर पाना, क्योंकि उनको 24 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपना परिवार मानते हुए उनकी जानों को बचाने के लिए जूझ कर काम कर रहे थे, अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। ऐसा उदाहरण इस देश में दोबारा नहीं मिला, कहीं एक उदाहरण नहीं पूरे देश में मिला, इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में। दूसरी बात देखिए आप, दूसरी लहर आई तब भी उन्होंने ग्रसित हुए और अपनी 9 टीम के साथ, जो उनके 9 सदस्यीय टीम थी, उसके साथ लगातार लोगों की जानों को बचाने के लिए कई ट्रेनों से भी ऑक्सीजन हमको कानपुर दे रहे थे, रोड लाइन से भी दे रहे थे तमाम। मुझे याद है कि 12 बजे रात हम लोग फ़ोन करते थे, उनका फ़ोन उठता था। मैंने एक दिन कहा कि हम लोग बहुत परेशान हैं कि यहाँ बेड कम है और अचानक इतनी बड़ी वो आ गई है, बाढ़ सी आ गई है, लोगों की जानें जा रही हैं और हॉस्पिटलों को एक्वायर करें। सुबह डीएम महोदय ने 14 हॉस्पिटलों को एक्वायर किया, मतलब पूरी प्रयास किया। स्वयं वो ग्रसित रहे, लेकिन स्वयं दूसरी लहर की खतरनाक लहर में ग्रसित रहते हुए भी जिले जिले दौरा करके कानपुर भी आए थे। उन्होंने लोगों की जानों को बचाने का काम किया। तब ये विपक्षी दल कहाँ थे? आज जो ये लोग निकल करके बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राजनीति करने वालों को, अगर आपको राजनीति करनी है, चुनावी राजनीति करनी है और सरकार बनाने की कल्पना है आपके अंदर, तो आपको पूरे 5 वर्ष काम करना पड़ेगा। आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आपको लोगों के सुख दुख में काम करना पड़ेगा। ये कोई सौदा नहीं है बनिया का कि आप केवल सत्ता को प्राप्त करने के लिए लोगों को धोखा दे दें और सत्ता प्राप्त कर लें। इतना बड़ा धोखा समाजवादी पार्टी ने कानपुर के लोगों को दिया। आप सबको याद होगा कि जब पिछला चुनाव 2017 का हो रहा था, 3,555 करोड़ की बैंक गारंटी इस मेट्रो की हमारे शहरी विकास मंत्रालय ने गारंटी ली, जिस पर रेल के डब्बा और ये सब रॉ मटेरियल कानपुर में आना था। और अखिलेश जी ने हमारे केंद्र सरकार को भरोसा दिया कि हम अपना राज्यांश आपको देंगे और उसका एक शिलान्यास कर दिया, इसलिए कि चुनाव सर पे है। और बजट उठा के देख लीजिए, नेट पर उठा करके देख लीजिए, 1 रुपये उस बजट में नहीं दिया और धोखा दे करके उस शिलान्यास कराया। हम सब लोग उसी समय भी इस बात का विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि सरकार सपा की थी, उन्होंने हम लोगों की एक नहीं सुनी, हम लोगों को लाठियाँ मार करके, मुकदमे लगा करके जेल में डाल दिया। उन्होंने वहाँ पर पूजन किया, एक बजट नहीं दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी को कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन्होंने धोखा दे करके वो कर दिया तो अब इसको रिजेक्ट कर दो। उन्होंने जनहित का निर्णय लिया और तुरंत पहले ही बजट में इस मेट्रो को पैसा दिया, जो आज बन के तैयार लगभग लोगों को लाभान्वित कराने की ओर अग्रसर है। सपा की बात आपने की। सपा प्रमुख जो हैं अखिलेश यादव, वो अभी उन्होंने हाल ही फिलहाल में एक बयान दिया, जहां पर आपको याद होगा कि कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि एक ईंट तक रखी नहीं शिलान्यास की और फूल माला लेकर पहुंच गए, कैंची लेकर पहुंच गए उद्घाटन करने। इस तरह के आरोप जो हैं विपक्ष की तरफ से लगते रहे हैं कि शिलान्यास किए जाते हैं, उद्घाटन किए जाते हैं, काम तो सपा सरकार के हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सपा सरकार ने तो धोखा दे करके लोगों को भ्रमित करके सत्ता एक बार पाली, लेकिन अगर उनकी विश्वसनीयता लोगों में रहती और वो गुंडागर्दी न करते, लोगों के मकानों पर, दुकानों पर कब्जे ना करते, थानों के अंदर पुलिस वालों को ना मारते, अगर वो पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ाते, अगर उनके यहाँ भी मुख्यमंत्री रहते हुए और सपा बसपा की सरकार में मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति जिप्सी पर चढ़कर एक 56 राइफल लेकर के मीडिया में फ़ोटो खिंचवा करके अखबारों में फ़ोटो छपती और मुख्यमंत्री लाचार, उसको डर कि कहीं ये मेरी हत्या ना कर दे, अगर इस प्रकार का वातावरण ना देते तो जनता ये नारा ना लगाती कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ये हम लोगों ने नहीं कहा, ये जनता ने कहा और जनता ने उनको नकार दिया। पूर्ण बहुमत में आप थे, क्यों जनता ने फिर उनको नकार दिया? उनको अपने अच्छे कर्म जनता के हित में करने चाहिए, जिसके आधार पर वो लोगों से वोट मांगे। अब चूंकि उनके पास ऐसे कर्म की कोई पद्धति नहीं है, उनके यहाँ कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए वो अपने अच्छे कर्म बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किए नहीं हैं। और वो पद जो हमारी सरकार है, मात्र उसमें आरोप लगा करके, यानी अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो माननीय मोदी जी और योगी जी के कंधे पर चढ़कर अपनी पार्टी को जिंदा करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक मुद्दा ये भी चलता रहा बीजेपी के आंतरिक मामले को देखते हुए कि जहां पर कहा गया कि उप मुख्यमंत्री और देखा जाए योगी जी के बीच में कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी की बात होती रही कि एक अंदरूनी कुछ मामला चल रहा है, लेकिन उस मामले को ख़त्म करते हुए एक साथ एकजुटता नज़र आई। आज गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ पहुंचे, उन्होंने भी एक तरह से साफ कर दिया कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा बनाना है तो इस बार 2022 में योगी जी को फिर से जिताना पड़ेगा। इसको कितना बड़ा मंत्र मानते हैं आप?
हाँ, देखिए मैं माननीय अमित शाह जी के साथ मैंने काम किया है। मैं जब अध्यक्ष था 2012 में, उस समय माननीय 13 के आसपास प्रारंभ में ही, 12 के लास्ट में या 13 के प्रारंभ में ही माननीय अमित शाह जी इस उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन कर के आए थे। खूब मेरा उनका निकट का साथ रहा। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उनकी जो बूथ का मैनेजमेंट है, मास्टर हैं उसके वो उन्होंने जो हम लोगों को गाइड किया बूथ के मैनेजमेंट, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते रहते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष के साथ बैठक लेता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को कितना मोबिलाइज़ करना, उनके उत्साह को कितना बढ़ाना, ये मूल मंत्र है जो आज वो पुनः हम सब लोगों को दे गए। हमारे यहाँ कभी कोई गुटबाजी नहीं होती है, स्वतंत्रता है हमारे यहाँ। वो नहीं है कि पार्टी एक, अगर राहुल गांधी को किसी ने कुछ कह दिया तो कपिल सिब्बल को बाहर कर देंगे, फला को बाहर कर देंगे, जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया उनको उठा करके बाहर फेंक देंगे। ये सब नहीं है। कोई अगर आयु के कारण से अरेस्ट की स्थिति में आता है तो विषय अलग है, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मैं तो विधायक हूँ। मैं छोड़िए एक छोटा सा छोटा बड़ा हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं होता, एक दायित्व विहीन कार्यकर्ता भी अगर वो चाहे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी अपनी वार्ता कर सकता है, अपने विषय को रख सकता है, और कोई उस पर ना एक्शन होता है, ना पाबंदी, ना बोलने पर रोक है। यानी हमारा नेतृत्व प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़कर उनसे कुछ ना कुछ ले करके और जनहित में जो होता है उसको ठीक प्रकार से अपनी सरकार के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से लोगों को समर्पित करने का काम करते हैं। यानी हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, हमारे यहाँ क्षेत्रवाद नहीं है, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है। हमारा तो मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी के आधार पर हमने पार्टी अपनी चलाई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उदाहरण तो मैं बताऊंगा तो पूरी रात चली जाएगी, उन्होंने पहली बार भारत, जो अमेरिका जैसा देश, जो सबसे शक्तिशाली देश, एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश, वो भारत को लाइन में खड़ा रखता था। अगर भारत के प्रधानमंत्री सवेरे मिलना चाहे तो शाम तक शायद उनका कोई प्रतिनिधि उनसे मिलता था। और आज मोदी जी जाते हैं तो अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति भी पलक पावड़े बिछा करके और रेड कारपेट पर उनका इंतजार करता है, उनका स्वागत करता है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं 2022 चुनावों की, एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई को लेके। पेट्रोल डीजल की कीमतें, कहीं ना कहीं खाद्य तेल की कीमतें, इससे जनता कहीं ना कहीं इस वक्त प्रभावित है। दूसरी तरफ रसोई गैस की अगर हम बात करें तो सब्सिडी अब बंद हो चुकी है। कहीं ना कहीं जनता में इस चीज़ का थोड़ा सा दर्द है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो दर्द है वो इस बार 2022 के चुनाव में छलक सकता है? और वो अगर छलकता है, ये दर्द छलकता है, तो क्या थोड़ा बहुत नुकसान क्या बीजेपी को हो सकता है, या फिर जनता का जो विश्वास है राष्ट्र निर्माण का जो मूल मंत्र है, क्या उसको ध्यान में रखेगी? हाँ, नहीं, देखिए ये बड़ा भारी विषय है, बहुत बड़ा विषय है। इस पर दोनों पहलू पे हमको विचार अवश्य करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि जब कोरोना की पहली लहर आई तो अमेरिका जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश, आर्थिक संपन्न देश, जिसने सरेंडर किया और पहली लहर में एक्सेप्ट किया, एक पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला राष्ट्रपति कहता है कि मेरे देश के कोरोना में 2 करोड़ लोग मरेंगे, एडवांस स्वीकारोक्ति करता है। और ठीक उसके विपरीत अगर देखिए तो भारत में धन्यवाद है मोदी जी को कि जिन्होंने कभी प्रकाश के उत्सव के नाम से और कभी थाल और घंटा घड़ियाल बजा करके अपने वॉइस से, अपनी आवाज़ से लोगों की आवाज़ को मिलाया। और उसके बाद जब लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन में लोगों ने उनका साथ दिया और कोरोना से भारत ने विजय प्राप्त करने में सर्वाधिक विश्व में 1 नंबर पर सफलता प्राप्त की। ये सारे आंकड़े भी हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि कोरोना पर, ऑस्ट्रेलिया की संसद में कहा गया कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना पर अपनी पॉलिसी की, उन्होंने सराहना की और इसके नकल करने की बात करी। तो कोरोना में लोगों को मुफ्त राशन देना छोटी मोटी बात नहीं है। देश तड़प उठता। ये महंगाई तो तब होती जब आदमी जिंदा रहता, एक पहलू ये भी है। तो उनको राशन देना, कोरोना टीका, यहाँ इसमें आप देखिए कि पहले हमारी हैजा आई, चेचक आया, एड्स आया, तमाम वायरस आए। और भारत में कब टीका लगता था? जब अन्य शक्तिशाली देश, आर्थिक संपन्न देश अपने नागरिकों को टीका लगा लेते थे और हमको गरीब और भिखारी समझ करके, सपेरे वाला देश समझ करके, दान में हमको दे करके, ऊपर से जैसे बिल्कुल हम अछूत हों देते थे। और तब हम अपने लोगों को, कितनों को लग पाए कितनों को न लग पाए, ये पिछली सरकारों की व्यवस्था थी। अब मोदी जी का काम देखिए आप कि उन्होंने कोरोना के उसी कालखंड में एक तरफ लोगों को राशन देने का काम किया, रोजगार को लगभग
बराबर पे रखा, लोगों के खातों में पैसा डाला, फिर राशन उनको इतने लंबे पीरियड तक, अभी भी राशन फ्री दिया जा रहा है, इतने लंबे समय तक देना। एक कोरोना की डोज जो दूसरे देश कोई 3600 की लगा रहा है, 3500 की, कोई 1500 की लगा रहा है, उसको 100 करोड़ लोगों को निःशुल्क लगा दिया। ये सब कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालेगा। मेरा जो कहने का मतलब है वो प्रभाव डालेगा, जो लोगों को रोज़गार बराबर बना करके रखा, जिससे लोग रोज़गार से वो ना हो, रेहड़ी पटरी, गरीब आदमी, छोटे दुकानदारों को, मोची, नाई, हलवाई, कुम्हार, इन सब की चिंता करते हुए उन्होंने लोगों को रोज़गार दिया, चाहे एमएसएमई के माध्यम से हो, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से हो, चाहे 4.5 लाख सरकारी नौकरी हो, चाहे 1.5 लाख से ज़्यादा अर्ध सरकारी नौकरियां हो, संविदा पे नौकरियां हों, प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से नौकरियां हों। मैंने खुद अपनी विधानसभा क्षेत्र में 1353 नौजवानों को विभिन्न उसकी योग्यता के आधार पर विभिन्न संस्थानों में नौकरी दिलाने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर चलती रही हैं तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ेगा, जिसका प्रभाव या तो पेट्रोल पे पड़ रहा होगा या अन्य चीज़ों पे पड़ रहा होगा। लेकिन ये मोदी और योगी की सरकार है, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसको नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज आप देखिए कि भारत की नीति की पूरा विश्व तारीफ़ कर रहा है। हम आर्थिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, 17 नंबर पे, 14 नंबर पे वो था उत्तर प्रदेश इन लोगों की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में, आज दूसरे नंबर पे, जबकि कोरोना जैसी भीषण त्रासदी से हम गुजरे हुए हैं, अभी भी गुजर रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, शिक्षा की व्यवस्थाओं को नयाकरण दिया, नव भारत का निर्माण किया। आज आप अगर किसी संस्थान में जाइए, सरकारी संस्थान में जाइए, तो जो ये पीढ़ी है हमारी, जो इस समय है, ये मिक्स पीढ़ी है। कुछ हम लोग हैं जो पिछली पीढ़ी से हैं, कुछ वो हैं जो आज की पीढ़ी से हैं। ये दोनों का जो मिक्स पीढ़ी का टाइम है, ये जब आगे अभी वो और व्यवस्था आप मान लीजिए कि 5-7 साल 8 साल बाद जब एक ये ऊपर वाली पीढ़ी अपनी आयु और स्वाभाविक प्राकृतिक कारणों से जब अपनी व्यवस्था में बैठेगी और जब नया नेतृत्व इसको संभालेगा, तब इस तरह की बात आएगी। जैसा आज आप नौजवानों को देखिए, कोई कार्यालय में 10 रुपये उनसे घूस नहीं ले सकता, कोई 100 रुपये नहीं ले सकता। लेकिन जो ये मिक्स पड़ा जो ये पीरियड है, उसमें जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं, अगर वो जाते हैं, उन्होंने कहीं गए भाई आरटीओ में गए, कि उन्होंने कहा लो यार, बाबू ने कहा 100 रुपये, आप 100 रुपये लीजिए, लेकिन वो देने के लिए तैयार हैं। वहाँ बाबू को लेने की अब हिम्मत नहीं है। वही बाबू जो बिना कुछ खाए लोगों से पिछली सरकारों में बात नहीं करता था, अब वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और नौजवान लड़का तो उससे कहता है कि बताओ क्या है, देखो नेट पर ये है, ये नेट पर है, ये ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये सर्टिफिकेट लिया, अब मेरा लाइसेंस लाओ। तो ये व्यवस्था जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन में कहीं ना कहीं हमको अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने में कुछ कष्ट भी होते हैं। लेकिन मोदी जी और योगी जी भरोसा कि महंगाई को भी नियंत्रित कर लेंगे, लोगों के उस पर रहेंगे, रसोई गैस की कीमतें भी नियंत्रित होंगी, क्योंकि ये लोग ज़मीन से निकले हुए लोग हैं। ये चांदी का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए हैं राजीव गांधी और इनके इंदिरा गांधी परिवार, और फिर ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी केवल गांधी गांधी। इन लोग तो देखिए आप, कांग्रेस का नेतृत्व ही, नेशनल हेराल्ड का मामला है, आप सब लोगों ने दिखाया किस प्रकार से जमानत पर हैं। अपराधी लोग जो जमानत पर हैं भ्रष्टाचार में, वो सोनिया गांधी उस पार्टी की मुखिया बनी हुई हैं। वो राहुल गांधी जो जमानत पर हैं भ्रष्टाचार पे, वो मुखिया बने हुए हैं। अरे भाई, आपके यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने खून से कांग्रेस को सींचा होगा, उनको दीजिए ना नेतृत्व। आवश्यक है कि गांधी ही नेतृत्व करेगा। और फिर अब देखिए प्रियंका वाड्रा ये भी आई हैं अब, क्योंकि मालूम है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कितनी ज़मीनों में भ्रष्टाचार किया, जेल जाने से डरा। जब जेल में ना, आपने देखा चित्र, आपने उन्हें दिखाए कि कैसे प्रियंका वाड्रा जाकर के उनको भोजन दे रही थी और उनके साथ उनके हौसले को बढ़ा रही थी कि आप चिंता ना करो, जेल भी गए तो व्यवस्था होगी। ऐसे भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे। तो प्रियंका के दिमाग में आया इन लोगों की पॉलिसी बनी होगी, ऐसा हमारे कांग्रेस से कुछ मित्र बताते हैं कि ऐसी इनकी पॉलिसी बनी कि प्रियंका को उतारो, नहीं तो रॉबर्ट और प्रियंका और राहुल और सोनिया सभी जेल में चले जाएंगे, तो कांग्रेस तो बंद हो जाएगी। तो ये लोग इस प्रकार से राजनीति चलाते हैं। हमारी सरकार में, आप मोदी जी और योगी की सरकार में है कोई माई का लाल जो लगा ले आरोप कि किसी मंत्री ने कोई भ्रष्टाचार किया हो? अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो निश्चित रूप से उसका दंड पाएगा, कानून अपना काम करेगा। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, मैं विधायक हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कोई अपराध कर सकूं। मुझे पता है कि अगर मैंने कोई अपराध किया, भले ही मैं विधायक हूं, मेरे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तुरंत आपराधिक मुकदमा दायर करा करके मुझको जेल में डाल देंगे। मैं इस बात का गर्व महसूस करता हूं। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसी सरकार समर्पित होनी चाहिए जो लोगों से बिचौलियों को ख़त्म करने का काम किया है। और आपने देखा कि किस प्रकार एक देश का दुर्भाग्य है कि देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये कहा कि 1 रुपये केंद्र से चलता है और 15 पैसा नीचे पहुंचता है। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हो, आप कह रहे हो ये बात को, आप मान रहे हो भ्रष्टाचार, तो इसका जिम्मेदार कौन? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार।
प्रधानमंत्री जिम्मेदार। फिर क्यों ये व्यवस्था मोदी जी ने कर दी कि आज 1 रुपये चलता है तो 1 रुपये आता है? फिर आपने क्यों नहीं ये बात करी, क्यों नहीं आपने इस व्यवस्था को किया? यानी आपकी नीयत ठीक नहीं थी, नेक नहीं थी, और हमारी नीयत लोगों के प्रति ठीक है। क्योंकि बड़ी गरीबी से निकल करके उन अभावों को हम सब लोगों ने देखा है, चाहे मोदी जी हो, चाय बेचते समय कितना अपमान सहा होगा, किसी ने अनाप शनाप अपशब्द भी बोला होगा, अपमानित किया होगा, और तब उस अपमान को सहते सहते और गरीबी में एक कमरे में रहते रहते और बड़े अभावों से जब वो व्यक्ति सत्ता में पहुंचता है, हम सब लोग भी आज कॉलोनी में रह करके जिस प्रकार से बड़े ही साइकिल में हवा डलाने का मुझे पैसा मिलता था, और हम लोग हवा डालने वाले पंचर वालों को चचा चचा कह करके और उनसे आग्रह करके पंप लेते थे और खुद साइकिल में हवा भरते थे, और जो पैसा मिलता था उस पैसे से कहीं समोसा खा लिया, कहीं टॉफ़ी खा ली। ऐसे जीवन व्यतीत करते हुए जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको दर्द का एहसास होता है, और उसका वास्तविक निवारण उसी के पास होता है। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने सदन में इस बात को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन कॉलोनियों के स्वामित्व का मामला जो पिछली सरकारों ने लंबे समय से लेबर कॉलोनियों का लटका रखा है, इसका दर्द पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे सिवा कोई दूसरा विधायक नहीं बता सकता। क्योंकि मैंने इस एक कमरे की कॉलोनी में 4 भाई बहन के साथ, अपने बच्चों का भी मेरा जन्म इसी लेबर कॉलोनी में हुआ, मैं उस संकट से निकला हुआ हूँ। तो बहुत उन्होंने भी अप्रिसिएट किया, और मुझे लगता है ये भी जनता के हित में निर्णय होगा। और वैसे भी मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि चूँकि उपचुनाव में मैं विधायक बना, और छठ मैया का सबसे बड़ा पूजन उत्तर प्रदेश का मेरी विधानसभा क्षेत्र में होता है। ये मेरा सौभाग्य, मैं छठ मैया की आशीर्वाद से बना हूँ। मैंने पहले ही दिन जब मैं विधायक बना और देखा तो मुझे बड़ी कोफ्त हुई कि हमारे यहाँ हरिद्वार से निकली हुई गंग नहर करीब 3 किलोमीटर मेरी विधानसभा से निकलती है, और छठ मैया का पूजन था। पहले ही वर्ष जब मैं विधायक बना तो मैंने देखा कि मैला उतरा रहा है, बह भी नहीं रहा। मुझे वहाँ अंदर इतनी कोफ्त हुई, मुझे लगा कि मैं लानत है मेरे विधायक होने पर अगर मैं छठ मैया का पूजन भी ठीक से ना करा पाऊँ। और मैं संकल्पित हुआ। ये तो बात अलग है कि मेरी निधि चली गई, क्योंकि पहला वर्ष मुझे 2.25 साल अभी हुआ है। पहला वर्ष पूरा कोरोना में चला गया हम सभी विधायकों का, दूसरा वर्ष भी 4 महीना चला गया। मुझे संवैधानिक व्यवस्था में काम करने का मात्र 8-9 महीने का समय मिला, मुझे पूरा समय नहीं मिला। लेकिन इसके बाद भी मैंने छठ मैया के पूजन में पूरी जान लड़ा के मैं 3.5 महीना अस्पताल में रह लोगों की सेवा करते हुए ग्रसित हुआ। 2 महीने आवाज़ चली गई, मुंह से खून टपकता था, और मुझे कभी कभी लगता था शायद वापसी नहीं होगी। लेकिन छठ मैया का आशीर्वाद था, बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद था। मैं दोबारा सेवा के लिए आना था, तो मैं दूसरा जीवन मैंने प्राप्त किया। और मैंने अस्पताल से ही छठ मैया के पूजन में नहर को जितना साफ़ करा सकता था कराया, और अब भी लगातार मैं नहर को साफ़ करा रहा हूँ। अच्छा सुरेंद्र जी, आपने यहाँ पे एक बात रखी तुष्टीकरण की बात। अगर हम आज करें, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में योगी सरकार, अब जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है हिंदुत्व का। कहीं ना कहीं सनातन धर्म, हिंदुत्व, उसको लेकर एक नया, एक कहते हैं कि एक नया उबाल आया है। हिंदुत्व को, हिंदुओं को एकजुट होने की बात, हिंदुत्व को एकजुट, कहीं ना कहीं जो एम फैक्टर है, जो मुस्लिम समुदाय है, विशेष धर्म जो समुदाय, इसकी हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है जब से योगी सरकार और मोदी सरकार आई है। आपको नहीं लगता कि ये जो एक विपक्ष का एक जो दांव है, शगुफा है, इसको कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये जो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई है, कोई ये अचानक नहीं आई है। पिछली सरकारों के पापों के कारण से, तुष्टीकरण के कारणों से और गुंडागर्दी के कारणों से जब हैरान हुए लोगों की, किसी की बेटी के साथ गलत हो रहा है, किसी की बहन के साथ गलत हो रहा है, कोई जबरन उठा के ले जा रहा है, कोई जबरन किस तरह काम कर रहा है, ये उस समय से उबाल आते आते अब लोगों का केवल विश्वास बढ़ा है कि योगी जी अगर इस देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो ये चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। वो किसी पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर गुंडे ने किसी गरीब की ज़मीन को लेकर, उसकी लड़की को लेकर के, और अगर उस समय जबरन कोई शादी कर ली, अब मैं उसको केवल शुद्ध भाषा में ही बोलूँगा कि अगर शादी कर ली तो उस परिवार से पूछिए आप, जिसकी बेटी तड़प रही है, माँ बाप थाने पे खड़े हैं और एक एफआईआर ली नहीं जा रही, दर्ज करने की तो बहुत दूर दूर की बात है, और तमाम लोग तुष्टीकरण के आधार पर सरकार का संरक्षण पा करके इकट्ठा होकर के, और लड़की सामने खड़ी है, रो रही है, लेकिन उसके माँ बाप उसको ले नहीं जा सकते। इस बुरे हाल में जब पूरा उत्तर प्रदेश आया है तो मजबूर होकर के लोगों के अंदर ये जो हिंदुत्व की भावना है वो इकट्ठी हुई, और राष्ट्रीयता तो लोगों के अंदर से पहले ही से है। बहुत सारे हमारे मुस्लिम परिवार हैं, मैं नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, बहुत सारे मुस्लिम परिवार हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये सारा वर्ग हमारा हिंदू जो एका हुआ, उनको भरोसा हुआ कि अब कोई गुंडा माफिया बन करके किसी गरीब के
खेत पर, किसी गरीब के घर पर, किसी के मकान पर कब्जा करके अपनी संपत्ति को नहीं बढ़ाएगा। अगर बढ़ाएगा तो योगी का बुलडोजर उस पर चल जाएगा और उससे पूरी वसूली हो जाएगी। आप देखिए आजम खान जी का हाल। आजम खान जी सरकार थी, कोई ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो किसान नहीं हैं कि जिनकी ज़मीनें ली, जिनके पास कागज़ हैं, वहाँ अधिकारियों ने उनके दबाव में सुना नहीं, जबरन बैठा करके उनकी ज़मीन लिख ली। मतलब उस परिवार जिसके पास 2 रोटी खाने का मात्र थोड़ा सा बीघा आधा बीघा ज़मीन है और आपकी यूनिवर्सिटी में जुड़ने के लिए और उसको जबरन आप ज़मीन ले लेंगे। उसने एफआईआर लगाई और उत्तर प्रदेश में योगी राज में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार सभी चीज़ों को लेकर के उस आधार पर अधिकारियों ने कानून का मात्र पालन करके आज वो भुगत रहे हैं। उनसे पूछिए कि ये पाप का प्रायश्चित इसी धरती पर करना होता है। ये कल्पना छोड़ दें कि मरने के बाद जो होगा वो हम देख लेंगे। सुरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, सबसे अहम सवाल है, क्योंकि जहां बात हम करते हैं सुरक्षा की, उसमें नारी सुरक्षा भी एक बात आती है। हाथरस का मामला हो या उन्नाव का मामला हो, कहीं ना कहीं विपक्ष को मुद्दे मिले और विपक्ष ने इस बार उस मुद्दे को भी उठाया है। देखा जाए तो कांग्रेस की महासचिव जो हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने 40% टिकट कांग्रेस में महिलाओं को देने की बात की है। आपको नहीं लगता कि इसका प्रभाव जो इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों की महिलाओं पर भी पड़ रहा है, क्योंकि शायद दूसरे दलों की महिलाएं भी अपना एक देखा जाए तो स्थान तलाशने की कोशिश कर रही हैं कांग्रेस में। तो क्या आपको लगता है कि ये दांव चलने के बाद क्या कांग्रेस की जो एक खोई हुई शाख है वो दोबारा आ सकती है? नहीं, देखिए लोग जानते हैं कांग्रेस को, उन्होंने 70 साल तक देखा है और ये कांग्रेस का इतना इतिहास इस देश का नागरिक जानता है, प्रदेश का नागरिक जानता है कि कांग्रेस के इस संजाल में, झूठे संजाल में वो नहीं फंसेगा। कांग्रेस की तो ये जो महिलाओं को आज कह रहे हैं, आज से पहले आपने क्यों नहीं कहा? हमारे यहाँ तो शुरू से ही है। मैं 20 साल का तो मेरे आगे पदाधिकारी रहते हुए उदाहरण है। हमारी सारी सूची हम दिखा देंगे कि हमारे 40% 50% महिलाओं की भागीदारी है। महिलाओं को हमने संगठन के क्षेत्र में, सरकार के क्षेत्र में, मंत्री बनाने के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में आज नहीं, सबसे बड़ा महिला संगठन अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये हमारी उस कार्य पद्धति का उदाहरण है जिसके आधार पर बहुत बड़ी संख्या में मेरा दावा है कि वो चैलेंज करके और पाला खींच करके महिलाओं को एक हम अपील कर देंगे, हमारा नेतृत्व अपील कर देगा और एक अपील वो कर दें, वो पूरी ताकत लगा लें और देख लें कि महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में अपना समर्पण भारतीय जनता पार्टी के साथ, अपनी सेवा भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रहे हैं। हमारे यहाँ संगठन हो या सरकार हो, महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी है। जो सबसे पहले हमारे यहाँ मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने, सुषमा स्वराज आपको याद होगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तब ये सोचते नहीं थे, इनको लगता था कि कांग्रेस में सिर्फ महिला एक ही दो हैं, या इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी, अब प्रियंका गांधी, इसके सिवा कोई महिला है ही नहीं। वहाँ उन महिलाओं को नकारते हैं कि महिला है नहीं। ये तो चूंकि उनको पता है कि हमारी ज़मीन चली गई है तो कुछ सगुफे ऐसे छोड़ो, शायद वापसी आ जाए, इस कल्पना के आधार पर वो काम कर रहे हैं। वरना इनकी काम करने की शैली देखिए कितनी घृणित है कि इन्होंने गरीबी का नारा देकर के गरीबों को नहीं हटाया, गरीबों को गरीबी नहीं हटाई, लेकिन गरीबों को हटाने का काम किया। वरना आपने क्यों नहीं लोगों को आवाज़ दिए, क्यों नहीं आपने लोगों को गैस दिया, क्यों नहीं गरीबों को आप लोगों ने बिजली का कनेक्शन दिया, क्यों नहीं गरीबों के खातों में आपने सीधा पैसा दिया, क्यों नहीं गरीबों को आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास दिए, शहरी विकास, शहरी और ग्रामीण आवास दिए, क्यों नहीं आपने महिलाओं के राशन कार्ड बनाए, क्यों नहीं आपने महिलाओं को सेना में और अन्य नौकरियों में प्राथमिकता दी, क्यों नहीं आपने महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाने के लिए और राफेल जैसे जहाज को उड़ाने के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। फिर आज आप यूपी में धोखा दे करके क्या करने वाले हो? ये लोग सिर्फ धोखे की राजनीति करते हैं और लाशों पर राजनीति करते हैं। ये लोग ढूंढते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ कोई लाश मिल जाए तो उनके दुख दर्द में ये शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसको कुरेदने का काम और परिवार को भ्रमित करने का काम लगातार करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इनके द्वारा भ्रमित किए जाने वाले को भी समूल उनका निराकरण किया है। और जो दुखी परिवार है उसके साथ हम सब लोग खड़े हुए। मुझे बहुत सख्त निर्देश, मुझे आता है तो सभी विधायकों को आता है, उनका सख्त निर्देश होता है, कोई भी ज़रूरतमंद परिवार है आप उनकी तुरंत सेवा करेंगे। और हम लोगों की रीडिंग होती है, रैंकिंग होती है कि हम सब लोगों को ऊपर ऐसा नहीं कि हम लावारिस छोड़ दिए जाते हैं कि हम विधायक हो गए तो हम अब बहुत बड़े कोई राजा हो गए हैं। छोड़े नहीं जाते,
हमारी गर्दन पे भी हमारी संगठन का और हमारी सरकार की उंगली रहती है, हाथ रहता है कि अगर हम सेवा करने के योग्य नहीं हैं तो फिर हमें अपने पद पर रहने का अधिकार ना हमारा संगठन देता है, ना हमारी सरकार देती है। उसी आधार पर हम लोग कभी राजनीति लाश पर नहीं करते हैं, हम उनकी समस्याओं से जुड़ करके अपने नैतिक कर्तव्य को मानते हुए उनकी मदद करते हैं। डिजिटल समय है, प्रत्येक व्यक्ति, रिक्शे वाला भी मोबाइल पर काम करता है, एक मोची भाई, नाई भाई, हलवाई भाई, कुम्हार भाई, कोई घरेलू काम करने वाली महिलाएं, सब मोबाइल पर काम करती हैं, पूरी देश दुनिया की खबर रखती हैं। अब वो किसी के बहकावे में नहीं आती, उनको पता है कि इस देश का अगर कोई भला कर सकता है, प्रदेश का कोई भला कर सकता है तो 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने साबित करके दिखाया है, हमारे उनके मंत्रिमंडल ने साबित करके दिखाया है। और पिछले जो ये 7-8 वर्ष हो गए हैं माननीय मोदी जी की सरकार के, उन्होंने भी ये साबित करके दिखाया है कि सरकार कैसे चलाई जा सकती है और कैसे गरीबों को समर्पित की जा सकती है। इसके आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 2022 में हम 300 से भी अधिक सीटों पर जनता के आशीर्वाद को पाने में सफलता प्राप्त करेंगे और पूर्ण बहुमत के आधार पर सरकार बना करके इस उत्तर प्रदेश को आज़ाद भारत के इतिहास में जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री भी जीत करके और देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जहाँ पर काशी और मथुरा और ये सारे हमारे धार्मिक स्थल के साथ लोगों की आस्थाएं और विभिन्न भाषा भाषी का एका का स्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस उत्तर प्रदेश को एक अलग प्रदेश बना करके लोगों के हाथों में व्यवस्थाओं को दे के, आज इस शब्द पे मेरे ध्यान दीजिएगा, लोगों के हाथों में व्यवस्थाओं को देके, जो मोबाइल है उस पर सारी सरकारी ऑफिस उनको मिलते हैं, सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होगा और एक नए भारत का निर्माण बहुत तेज़ी से अग्रसर, जिसमें काफ़ी कुछ काम हो गया और काफ़ी कुछ तेज़ी से हो रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में पुनः होगा। सुरेंद्र मैथानी जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सवालों का बेबाक रूप से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनमत डेली को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग भी हम सब लोगों को समय समय पर चेताते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं देखता हूं, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं कि आप लोग जिस प्रकार से समाज से अगर हम लोगों की कहीं निगाह हटी तो आप हमको कटघरे में खड़ा कर देते हैं और हमारा ध्यान तुरंत उस ओर लाते हैं और हमारे उस ध्यान के लाने के कारण से आपके उस चैनल से समाज की वो सेवा होती है जिससे कहीं ना कहीं वो वंचित रह जा रहे होते हैं। हम सब लोग आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हमको कटघरे में भी रख करके हमको भी आप समय समय पर चेताते रहिए, जिससे हम अंतोगत्वा जनता का भला आपके चैनल के माध्यम से और स्वयं अपनी उस आशीर्वाद जनता ने जो दिया, उस शक्ति के आधार पर लोगों का भला कर सकें। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को, सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं को बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं और अपने क्षेत्र की जनता और पूरे कानपुर की जनता और चैनल को भी आगामी दीपावली की, फिर भैया दूज की, छठ मैया की पूजन की बहुत 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 मंगल कामना आप सबको प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ गोविंदनगर विधानसभा के जनप्रिय और लोकप्रिय नेता सुरेंद्र मैथानी जी, विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो योगी और मोदी जी की जो जनप्रिय एक छवि है और जो उनके कार्य हैं, जो लोगों के लिए कार्य किया, जनता के लिए जो कार्य किए हैं, उसके द्वारा जनता इस बार फिर 2022 के विधानसभा चुनावों में 300 से ज़्यादा सीटें देकर एक बार फिर सत्ता पर बीजेपी को बैठाएगी और इस बार एक बार फिर से नए उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा और लोगों को और भी सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरीके से आपके लोकप्रिय नेताओं से हम आपको मिलवाते रहेंगे। डेली जनमत न्यूज़ पे देखते रहिए। नमस्कार।